नमस्कार। क्या हमारी ये दुनिया, ये आसपास की चीजें सच में असली हैं या फिर सिर्फ एक इल्यूजन है, एक छलावा? आज हम इसी सबसे बड़े रहस्य की गहराई में जाएंगे। प्राचीन काल की दार्शनिक कहानियों से लेकर आज की मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स तक हम इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस के पूरे सफर को खोलकर रखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक पुरानी कहानी से। चौथी सदी ईसा पूर्व के मशहूर चीनी दार्शनिक ज़ुआंगज़ी का एक विचार दिमाग घुमा देने वाला है। उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि वो ज़ुआंगज़ी हैं जो तितली होने का सपना देख रहे थे या फिर एक तितली हैं जो ज़ुआंगज़ी होने का सपना देख रही है। ये सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस पर एक गहरा और थोड़ा अजीब सवाल खड़ा करता है कि आखिर सच क्या है। आज की इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। 1. एंशिएंट ड्रीम्स एंड सिनेमैटिक मैट्रिसेस। 2. निक बॉस्ट्रम्स सिमुलेशन ट्राइलेमा। 3. कंप्यूटेशनलिज्म एंड डिजिटल कोड। 4. टेस्टिंग द हाइपोथेसिस फिजिकली। और 5. साइंटिफिक पुशबैक एंड सूडो साइंस। तो बिना किसी देरी के इस अनोखे सफर पर आगे बढ़ते हैं जहां पॉप कल्चर, फिलॉसफी और हार्ड साइंस आपस में टकराते हैं। पहला हिस्सा है एंशिएंट ड्रीम्स एंड सिनेमैटिक मैट्रिसेस। रियलिटी क्या है, इस पर सवाल उठाना कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये सोच प्राचीन जमाने से लेकर आज के हॉलीवुड की साइफाई फिल्मों तक चली आ रही है। यहाँ क्लासिकल स्केप्टिसिज्म और मॉडर्न पॉप कल्चर का तगड़ा कनेक्शन देखिए। एक तरफ 17वीं शताब्दी में रेने डिकार्ट का ईविल डीमन कॉन्सेप्ट था, जिसका मतलब था कि कोई ऐसी बुरी शक्ति है जो हमारे दिमाग को झूठे सेंसरी इनपुट्स दे रही है, और दूसरी तरफ 1999 की ब्लॉकबस्टर हिट द मैट्रिक्स में दिखाई गई मशीन जनरेटेड वर्चुअल रियलिटी थी। इन दोनों विचारों के बीच का कनेक्शन बिल्कुल साफ और वाकई हैरान करने वाला है। कमाल की बात यह है कि कंप्यूटर्स के आने से सदियों पहले ही दुनिया भर के दार्शनिक रियलिटी को एक प्रोजेक्शन की तरह देखने लगे थे। जैसे प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव ले लीजिए, जिसमें इंसानों को गुफा में बंधे कैदियों की तरह दिखाया गया, जिन्हें लग रहा है कि दीवार पर पड़ने वाली परछाइयां ही असलियत है। अस्टेक फिलॉसफी में पूरी दुनिया को किसी देवता की बनाई गई एक पेंटिंग बताया गया था। और ग्नोस्टिक बिलीव्स तो ये तक मानते थे कि हमारी रियलिटी एक छोटे और शायद बुरे देवता ने बनाई है, जिससे हमारा आज़ाद होना ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, निक बोस्ट्रम सिमुलेशन ट्राइलेमा। यहाँ हमारा ये सफ़र पुरानी कहानियों से निकलकर एक मॉडर्न, फॉर्मल थॉट एक्सपेरिमेंट की तरफ मुड़ता है। इसी आर्ग्यूमेंट ने 2003 में इस पूरी डिबेट को एक नया आकार दिया। ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम 3 सिचुएशन सामने रखते हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। पहली, इंसानों की सभ्यता का एक अत्याधुनिक यानी पोस्ट ह्यूमन स्टेज तक पहुंचने का चांस लगभग 0 है। दूसरी, अगर ऐसी सभ्यताएं बन भी जाती हैं तो उनकी दिलचस्पी अपने पूर्वजों का सिमुलेशन बनाने में लगभग 0 होगी। और तीसरी, हमारे जैसे अनुभव वाले लगभग सभी लोग किसी सिमुलेशन में ही जी रहे हैं। बॉस्ट्रम का मानना है कि इन तीनों असंभव लगने वाले विकल्पों में से कम एक का सच होना बिल्कुल तय है। और इसी मैथमेटिकल रीजनिंग को आज के इलॉन मस्क जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजिस्ट ने अपना लिया है। उनका अनुमान है कि भविष्य में कंप्यूटिंग पावर इतनी ज्यादा विशाल होगी कि इस बात के चांसेस सिर्फ 0.1% यानी 1 in a billion है कि हम बेस रियलिटी यानी असली दुनिया में जी रहे हैं। सिंपल मैथ है, अगर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन करोड़ों सिमुलेशंस चला सकती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि हम उन्हीं करोड़ों सिमुलेशंस में से किसी एक का हिस्सा हैं। तीसरा सेक्शन है कंप्यूटेशनलिज्म एंड डिजिटल कोड। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दुनिया सच में एक सिमुलेशन है। तो एक पूरी तरह से सिमुलेटेड रियलिटी और उसके अंदर चलने वाले वर्चुअल माइंड्स को काम करने के लिए किस तरह की मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी? फिलॉसफी ऑफ माइंड की एक फेमस थ्योरी है जिसे कंप्यूटेशनलिज्म कहते हैं। ये थ्योरी मानती है कि हमारा सोचना और समझना असल में एक तरह का कंप्यूटेशन ही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना किसी फिजिकल बॉडी की मोहताज नहीं है। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से सिमुलेट किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट ये दावा करता है कि सिमुलेशन के अंदर रहने वाले लोग सिर्फ कंप्यूटर कोड नहीं होंगे, बल्कि कॉन्शियस बीइंग्स होंगे जो ठीक वैसे ही फील करेंगे जैसे हम और आप करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अगर जुड़ा हुआ है।
अगर ये कंप्यूटेशनलिज्म की थियरी गलत साबित हो जाए और पता चले कि कॉन्शियसनेस के लिए एक रियल बायोलॉजिकल दिमाग होना ही चाहिए, तो एक कंप्यूटर ऐसी कॉन्शियसनेस कभी पैदा नहीं कर पाएगा। ऐसे में सिम्युलेटेड लोग सिर्फ बेजान कोड बनकर रह जाएंगे, जिनके अंदर कोई रियल फीलिंग्स नहीं होंगी। इन्हें फिलॉसफी में फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बीज कहा जाता है। हालांकि इस स्थिति में भी एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बचती है। क्या पता असल बायोलॉजी वाले ब्रेन्स को ही किसी मॉडर्न जार में रखकर दुनिया भर का झूठा डेटा फीड किया जा रहा हो। अब इन फिलोसॉफिकल बातों से आगे बढ़ते हैं और फिजिक्स की ठोस दुनिया में आते हैं। चौथा सेक्शन, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस फिजिकली। क्या इस यूनिवर्स में हम वाकई कोई खामियां यानी ग्लिचेस खोज सकते हैं? क्या इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करना संभव है? फिजिक्स के जरिए इसे कैसे परखा जाए, ये समझना काफी दिलचस्प है। 2012 में बेनी, डावूदी और सैवेज नाम के फिजिसिस्ट्स ने इसका एक तरीका सुझाया था। सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि इस सिमुलेशन के पास सीमित यानी फाइनाइट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं। दूसरा, यूनिवर्स के स्पेस टाइम को एक ग्रिड यानी छोटे छोटे डिस्क्रीट पॉइंट्स में बांटकर देखना होगा। और तीसरा, अगर ऐसी कोई डिस्क्रीट ग्रिड वाकई मौजूद है तो अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेस के आने की दिशा में एक खिंचाव यानी एनाइसोट्रोपी दिखेगी। ये पूरा फ्रेमवर्क बताता है कि एक सिमुलेटेड स्पेस टाइम सच में यूनिवर्स में फिजिकल निशान छोड़ सकता है, जिन्हें हम माप सकते हैं। आखिर में पांचवें और आखिरी सेक्शन पर आते हैं, साइंटिफिक पुशबैक एंड सूडो साइंस। देखिए, सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर सारे वैज्ञानिक सहमत बिल्कुल नहीं हैं। इस डिबेट में हार्ड साइंस क्या सोचती है, ये जानना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर ये डिबेट काफी गर्म है। एक तरफ निक बोस्ट्रम, इलॉन मस्क और नील डिग्रास टाइसन जैसे प्रोपोनेंट्स हैं जो मानते हैं कि तेजी से बढ़ती कंप्यूटिंग पावर की वजह से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हम वाकई सिमुलेशन में हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबीन हॉसनफेल्डर, फ्रैंक विल्चेक और जॉर्ज F.R. एलिस जैसे कद्दावर फिजिसिस्ट्स हैं जो इसे पूरी तरह नकार देते हैं। उनके लिए ये बस एक अनफॉल्सिफायबल सूडो साइंस है, यानी एक ऐसी थियोरी जिसे ना तो टेस्ट किया जा सकता है और ना ही इसका कोई साइंटिफिकली सॉलिड अंजाम निकलता है। उनके मुताबिक ये बस वक्त की बर्बादी है। फिजिसिस्ट फ्रैंक विल्चेक इस पर एक बेहद मजबूत साइंटिफिक ऑब्जेक्शन उठाते हैं। वो बताते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में एक ऐसी हिडन कॉम्प्लेक्सिटी है जो टाइम और लोकेशन में काफ़ी बंधी हुई है और जिसका कोई डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। अब सोचिए, अगर ये दुनिया सच में एक प्रोग्राम्ड एनवायरनमेंट होती तो ऐसी फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी रखकर कंप्यूटर के रिसोर्सेज क्यों बर्बाद किए जाते? दुनिया का कोई भी कुशल प्रोग्रामर ऐसी बेवजह की फिजिक्स नहीं लिखेगा। और फ्रैंक विल्चेक का ही एक और विचार काफी गहरा है। वो पूछते हैं, ठीक है, अगर मान लिया कि एक सिम्युलेटेड दुनिया है तो वो मशीन किस चीज की बनी है जिसमें इसे सिम्युलेट किया गया है, और उस दुनिया के फिजिकल लॉज क्या हैं? ये सवाल दरअसल इशू को सॉल्व नहीं करता, बल्कि एक अनंत लड़ी यानी इन्फिनिट रिग्रेस शुरू कर देता है। यह हाइपोथेसिस इस मूल सवाल का जवाब ही नहीं देता कि आखिर सबसे ऊपर वाली बेस रियलिटी किस चीज से बनी है। खैर, फिजिक्स और फिलॉसफी अपनी जगह, पर अगर कल पता चल जाए कि हम वाकई एक वीडियो गेम का हिस्सा हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा होगा? इकोनॉमिस्ट रॉबिन हैंसन का ये विचार सच में चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि अगर लोगों को ये पता चल जाए तो रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना या चैरिटेबल बनना बिल्कुल बेमतलब लगने लगेगा। शायद लोग सिर्फ इसीलिए नए नए तरीके आजमाने लगे ताकि वो इस सिमुलेशन को चलाने वालों के लिए एंटरटेनिंग बने रहें, ताकि कोई बोर होकर उन्हें टर्न ऑफ या डिलीट ना कर दे। ये बात ह्यूमन एथिक्स और सोसाइटी को पूरी तरह हिलाकर रख सकती है। तो आज की इस चर्चा के आखिर में आइए एक बहुत ही द्रावणी स्ट्वीटी पर विचार करते हैं। 2019 में फिलोसोफर प्रेस्टन ग्रीन ने ये द्रावणी थ्योरी दी थी। अगर इंसानियत वाकई किसी सिमुलेशन में जी रही है और हमने लगातार साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ये सच्चाई खोज निकाली, तो क्या इसे बनाने वाले क्रिएटर्स इस डर से इसका स्विच ऑफ कर देंगे कि उनका सीक्रेट बाहर आ चुका है? शायद हमारे अपने अस्तित्व और भलाई के लिए सबसे बेहतर यही है कि इस मैट्रिक्स का रहस्य कभी बाहर ना आए। तो अब आगे आप खुद सोचिए, क्या आप वाकई सच जानना चाहेंगे?